साइंस की तारीख में ना अक्सर ऐसी गलतियां होती हैं जो बाद में बहुत बड़ी कामयाबियां बन जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करने वाले हैं, यानी नील्स बोर के एटमी मॉडल की। ये एक ऐसा नजरिया था जो ठीक है मुकम्मल तो नहीं था, लेकिन इसने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक गलत कदम साइंस के लिए एक बहुत ही बड़ी छलांग साबित हुआ। जरा सोचिए, ये कायनात, ये सब कुछ तबाह क्यों नहीं हो जाता? अब ये सवाल सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में ये एक बहुत ही संजीदा मामला था। इस वक्त के सबसे बड़े साइंसदान एक खौफनाक पहेली से परेशान थे। उनके बनाए हुए कानूनों के मुताबिक ये पूरी कायनात, ये मादा, हर चीज बस पलक झपकने में खत्म हो जानी चाहिए थी। तो फिर असल सवाल ये था कि हम और ये दुनिया आखिर मौजूद ही क्यों है? और इस बहरान की जड़ थी एटम के उस तस्वुर में जो उस वक्त राइज था। बोर से पहले साइंस की दुनिया में एटम का जो मॉडल माना जाता था, उसमें एक बुनियादी और बहुत ही बड़ी खराबी थी। ये था रदरफोर्ड का सैयाराती मॉडल। इसका आइडिया बहुत सादा और दिलकश था, बिल्कुल हमारे निज़ाम शमसी की तरह। दरमियान में एक भारी न्यूक्लियस और उसके गेट चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन्स। सुनने में तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट बात लगती थी। मगर इस सादा सी खूबसूरत तस्वीर में एक बहुत बड़ा जानलेवा नुक्स था। फिजिक्स के उस दौर के जो बुनियादी कवानीन थे ना, उनके हिसाब से ऐसा एटम एक सेकंड के लिए भी कायम नहीं रह सकता था। तो मसला ये था, देखें, क्लासिकल फिजिक्स का एक असूल है कि जब भी कोई चार्ज वाला जर्रा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, घूमता है तो उसे रोशनी की शक्ल में तवानाई खारिज करनी पड़ती है। अब अगर तवानाई कम हो रही है तो इसका सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की रफ्तार भी कम होगी, और वो एक मौत के चक्कर में घूमता हुआ सेकंड के करोड़वें हिस्से में सीधा न्यूक्लियस से जा टकराएगा। लेकिन असल दुनिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। एटम तो कमाल के मुस्तहकम थे, मादा मौजूद था, हम मौजूद थे। ये साइंस के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। और बस यहीं पर मंजर में आए नील्स बोर, एक डेनिश फिजिसिस्ट, जिसने इस मसले को हल करने के लिए एक इंतहाई जरूरतमंदाना कदम उठाया। उसने कहा कि शायद फिजिक्स के बुनियादी उसूल ही गलत हैं। बोर के तजवीज़ जितनी सादा थी उतनी ही इनकलाबी थी। उसने कहा, एक मिनट के लिए फ़र्ज़ करें कि एटम की नन्ही सी दुनिया के उसूल हमारी इस बड़ी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी क्या हो अगर एटम अपने ही मखसूस कवानीन के तहत काम करता हो। ये ख्याल ही उस वक्त की साइंस के खिलाफ था, जो ये मानती थी कि फ़िज़िक्स के कवानीन तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं। इसी बुनियाद पर बोहर ने एटम के दो बिल्कुल नए कानून पेश किए। पहला, मखसूस मदार का कानून। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हर मुमकिन रास्ते पर नहीं घूम सकते, वो सिर्फ चंद खास मुस्तहकम मदारों या एनर्जी लेवल्स में ही रह सकते हैं, और जब तक वो अपने उस खास मदार में हैं वो कोई तवानाई ज़ाया नहीं करते। और दूसरा कानून, क्वांटम जंप का कानून। इलेक्ट्रॉन्स एक मुस्तहकम मदार से दूसरे में छलांग लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें रोशनी का एक मखसूस पैकेट यानी फोटॉन जज्ब या खारिज करना पड़ेगा। तो अब सवाल यह था कि क्या ये अजीबोगरीब उसूल हकीकत में काम करते भी हैं? इसका जवाब एक बहुत पुराने साइंसी मामले में छुपा हुआ था, और यहीं बोहर के मॉडल को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मिली। देखें, जब हाइड्रोजन जैसी किसी गैस को गर्म किया जाता है ना, तो वो रोशनी खारिज करती है। लेकिन ये रोशनी धनक की तरह मुसलसल नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ चंद मखसूस रंगों की लकीरों पर मुश्तमिल होती है। हर उनसर का अपना एक मुनफरिद फिंगरप्रिंट या तैफ होता है, और कई दहाइयों तक कोई नहीं जानता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और यहीं बोहर के मॉडल ने सबको हैरान कर दिया। इसके वो दो नए असूल जो अभी हमने देखे, उन्होंने हाइड्रोजन के तैफ में मौजूद हर एक लकीर की जगह की बिल्कुल एकदम परफेक्ट पेशेनगोई की। ये वो आहा मोमेंट था जब साइंस की दुनिया को एहसास हुआ कि बोहर ने कोई बहुत बड़ी हकीकत दरियाफ्त कर ली है। तो किलीदी नुक्ता ये था, बोहर के मॉडल ने बताया कि हर रंगीन लकीर दरअसल एक इलेक्ट्रॉन की छलांग का नतीजा है। जब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तवानाई वाले मदार से कम तवानाई वाले मदार में छलांग लगाता है, तो वो तवानाई का एक पैकेट यानी एक फोटॉन खारिज करता है। इस फोटॉन की तवानाई दोनों मदारों के फ़र्क के ठीक बराबर होती है, और यही तवानाई उसकी रोशनी का रंग तय करती है। ये थियरी और हकीकत का एक शानदार मिलाप था। हाइड्रोजन के लिए ये एक ज़बरदस्त कामयाबी थी, लेकिन जैसा कि साइंस में होता है, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बहुत जल्द ही इस मॉडल की दीवारों में दरारें नजर आने लगीं। असल मसला ये था कि बोहर का मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन जैसे सादा तरीन एटमों के लिए काम करता था, यानी जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही साइंसदानों ने इसे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटमों पर अप्लाई करने की कोशिश की, यह मॉडल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया।
मिसाल के तौर पर ये मॉडल हीलियम जैसे एटमों के तेफ की वजाहत नहीं कर पाया। ये भी नहीं बता सका कि कुछ लकीरें ज़्यादा रोशन क्यों होती हैं, या जब एटम को मैग्नेटिक मैदान में रखा जाता है तो ये लकीरें मज़ीद छोटी लकीरों में क्यों तकसीम हो जाती हैं। और सबसे बढ़कर ये हाइजेनबर्ग के नए गैर यकीनी असूल से टकराता था, जो कहता है कि आप किसी ज़र्रे की पोजीशन और रफ्तार दोनों को एक साथ बिल्कुल ठीक नहीं जान सकते, जबकि बोहर का मॉडल बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि बोहर का मॉडल एक नाकामी था? नहीं, हरगिज़ नहीं। हकीकत तो ये है कि इसकी यही नाकामी साइंस में उसका सबसे बड़ा कारनामा साबित हुई। बोहर का मॉडल दरअसल वो ज़रूरी पुल था जिसने साइंसदानों को क्लासिकी फिजिक्स की जानी पहचानी दुनिया से निकालकर क्वांटम मैकेनिक्स की इस अजीब और नई दुनिया में दाखिल किया। इसी मॉडल ने फिजिक्स की दुनिया को ये मानने पर मजबूर किया कि एटम की सतह पर हकीकत हमारी रोज़मर्रा की मंतिक से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ और अजीब है। यही इस मॉडल की असल मीरास है। इसने सही जवाबात से ज़्यादा अहम सवालात उठाए। उसने साइंसदानों को एक बिल्कुल नई सिमत में सोचने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में जदीद क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद रखी गई, वो नज़रिया जो आज हमारी तमाम जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर बोहर जैसा इनकलाबी और नोबेल इनाम याफ्ता नज़रिया भी इतना नामुकम्मल हो सकता है, तो आज हम जिन साइंसी कानूनों को हतमी सच्चाई समझते हैं, उनमें से कौन से मुस्तकबिल में टूटने के मुंतज़िर हैं, और उनकी जगह कौन से नए और शायद इससे भी ज़्यादा अजीब नज़रियात सामने आएंगे।